और अब खबरें विस्तार से। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगी, यानी ईडब्ल्यूएस का यह आरक्षण जारी रहेगा। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटे को बाधित नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सरकार के नीतियों की पुष्टि या वो न्यायिक समीक्षा में खड़ी उतरी है। आर्थिक आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने ही की थी। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। तब तो बैरियर टूट गया ना। जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे हुए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। इसलिए मैं तो जातीय आधारित जनगणना की चर्चा लगातार हम करते रह रहे हैं कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और बचे हुए लोगों का हम अवसर उनको दे सके। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कई प्रतिबंध लगाई थी। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आने के बाद उन प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक हटा ली गई है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम के दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है और अब पूरी क्षमता से ऑफिस चलेंगे। गोपाल राय ने यह भी कहा कि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, बिजली से संबंधित निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि निजी तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर रोक लगी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए थे और खुले में गतिविधियों को रोक दिया गया था, लेकिन अब 9 नवंबर से प्राथमिक स्कूल खुलेंगे और खुली गतिविधियों पर भी रोक हटाई जा रही है। रविवार को CAQM ने अदा की थी ग्रुप 4 की सख्त पाबंदियां। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद करने और 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली के अंदर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उसके ऊपर के कक्षाओं के जो ओपन एक्टिविटीज थी उसे भी प्रतिबंधित किया गया था। 9 तारीख से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और जो एक्टिविटी पर प्रतिबंध था उसे भी हटाया जा रहा है। कल रात में CAQM की बैठक हुई थी और उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि चूंकि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, इसलिए फेज 4 के जो प्रतिबंध थे उसे वापस लिया जा रहा है। फेज 3 के अंदर जो प्रतिबंध जारी थे उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। फेज 4 के तहत जो प्रतिबंध नया लागू हुआ था उसमें दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एंट्री, उसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो छोटे मालवाहक ट्रक्स, एसेंशियल सर्विसेज और CNG इलेक्ट्रिक को छोड़कर जो प्रतिबंधित थे उन्हें भी अब ओपन कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करोड़ों की सड़क परियोजना का तोहफा दिया है। मंडला पहुंचे नितिन गडकरी ने 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण में 1261 करोड़ की लागत आएगी। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने विकास के लिए सड़कों के जाल को जरूरी बताया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब एमपी में सड़कों का जाल बिछने लगा है। सीएम ने नर्मदा एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होने की बात कही। जो पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर विकास अगर करना है तो सबसे पहली बात यही है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनकी बात को बार बार याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे। दिल्ली नई आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सीबीआई सरकारी गवाह बनाने जा रही है। अरोड़ा इस केस में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया के करीबी और सहयोगी भी रहे हैं। दिनेश अरोड़ा को हाल ही में इस केस में अग्रिम जमानत भी मिली है। सीबीआई ने उनकी अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल की कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान आरोपी दिनेश अरोड़ा भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे वकील आर.के. ठाकुर द्वारा 1 नवंबर 2022 को एप्लीकेशन दी गई। मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। अरोड़ा ने कोर्ट में कहा कि मैं इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखूंगा। मैं इस मामले में मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उस संदर्भ में अपनी भूमिका के बारे में भी सब सच बताऊंगा। मैं जांच में भी सहयोग करता रहा हूं और आगे भी सहयोग करता रहूंगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। और बेतिया में जब बीती रात पुलिस की टीम ने शराब माफिया को रोकने की कोशिश की तो मौके से भागने के बजाय माफिया पुलिस जवानों से भिड़ गए और फिर करीब 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली, जिसमें एक शराब माफिया की मौत हो गई, जिसके लिए पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। अंधेरा खत्म हुआ, सुबह हुआ तो पता चला कि एक वहां पर बॉडी गिरी हुई है। जब उसका सत्यापन किया गया तो वो जटा यादव के नाम से उसका सत्यापन हुआ है, जो कि बैरिया थाने का रहने वाला है। फिलहाल श्रीनगर कुजहा में भी उसके रहने की सूचना है और ये नामित शराब कारोबारी है। उसके मंसूबे को नाकाम करते हुए पश्चिम चंपारण बेतिया पुलिस ने एक अच्छा काम किया है और ये मुठभेड़ की घटना हुई है जिसमें एक शराब कारोबारी की मृत्यु हो गई है। और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है, जो इसमें विधि विधान है उसको पूरा करते हुए। और ये बहादुरी का काम करने के लिए यहाँ की थाना पुलिस को, एसडीपीओ साहब को, सभी को पुरस्कृत करने की हमारी तरफ से प्रशंसा भी की जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे माइनिंग लीज केस की सुनवाई निरस्त कर दी है। सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में माइनिंग लीज को लेकर जनहित याचिका दायर होने के बाद सुनवाई चल रही थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था। खनन पट्टा मामले की जांच के लिए जनहित याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर हाईकोर्ट की फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही जांच में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। खबर मुंबई से है, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ मंत्री अब्दुल सत्तार की विवादित टिप्पणी ने महाराष्ट्र की सियासत में उबाल ला दिया है। एनसीपी ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिख मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपील की गई है कि
तुरंत अब्दुल सत्तार का इस्तीफा लिया जाए। ख्याल रहे कि अब्दुल सत्तार ने एक समय सुप्रिया सुले को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कथित तौर पर उनकी तरफ से सुले के लिए भिखारी शब्द का इस्तेमाल हुआ। उनके इसी बयान को एनसीपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी और राजस्थान से 5 जिलों से होकर गुजरेगी। ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर दौसा में मंत्रियों ने दौरा किया और भारत जोड़ो यात्रा का रूट चार्ट तैयार किया। इस दौरान आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, मुरारी लाल मीणा सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। लालसोट से बांदीकुई तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट चार्ट तैयार किया गया है। यात्रा मध्य प्रदेश के बाद झालवाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी और उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए दौसा पहुंचेगी। दौसा के बाद यात्रा अलवर होते हुए अन्य राज्यों में प्रवेश करेगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री लालपुरा जी, श्री साहब भाई रणजीत सिंह जी, श्री हरमित सिंह कालका जी और सभी भाइयों बहनों, मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काफी लंबा समय पंजाब की धरती पर बिताया है और उस दौरान मुझे कई बार गुरु पर्व पर अमृतसर में हरमिंदर साहब के सामने मत्था टेकने का सौभाग्य मिला है। अब मैं सरकार में हूं तो इसे भी मैं अपना और अपनी सरकार का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि गुरुओं के इतने अहम प्रकाश पर्व हमारी ही सरकार के दौरान आए। हमें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। हमें गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। और जैसा अभी बताया गया, लाल किले पर तो बहुत एक ऐतिहासिक और पूरे विश्व के एक संदेश देने वाला कार्यक्रम था। 3 साल पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव भी पूरे उल्लास से देश और विदेश में मनाया है। साथियों, इन विशेष अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला, उनकी जो प्रेरणा मिली, वो नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बढ़ा रही है। आज जब हम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं कि इन वर्षों में गुरु आशीर्वाद से देश ने कितनी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथियों, प्रकाश पर्व का जो बोध सिख परंपरा में रहा है, जो महत्व रहा है, आज देश भी उसी तन्मयता से कर्तव्य और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हर प्रकाश पर्व का प्रकाश देश के लिए प्रेरणा पुंज का काम कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलौकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का, सेवा में सहभागी होने का अवसर मिलता रहा है। गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाने का ये सुख मिलता रहे, गुरुबानी का अमृत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनंद आता रहे, इससे जीवन के संतोष की अनुभूति भी मिलती रहती है और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करने की ऊर्जा भी अक्षय बनी रहती है। इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और हमारे सभी गुरुओं के चरणों में जितनी बार भी नमन करूं वो कम ही होगा। साथियों, गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको,
यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और हमारी आध्यात्मिक पहचान पर गर्व का भाव जागृत किया है। आजादी के अमृत काल को देश ने कर्तव्य की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए कर्तव्य काल के रूप में माना है और आजादी के इस अमृत काल में देश समता, समरसता, सामाजिक न्याय और एकता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। यानी जो मार्गदर्शन देश को सदियों पहले गुरुवाणी से मिला था, वो आज हमारे लिए परंपरा भी है, आस्था भी है और विकसित भारत का विजन भी है। साथियों, गुरु ग्रंथ साहब के रूप के हमारे पास जो अमृत वाणी है, उसकी महिमा, उसकी सार्थकता समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। हम ये भी देखते हैं कि जब संकट बड़ा होता है तो समाधान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज विश्व में जो अशांति है, जो अस्थिरता है, आज दुनिया जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें गुरुओं साहब की शिक्षाएं और गुरु नानक देव जी का जीवन एक मशाल की तरह विश्व को दिशा दिखा रहा है। गुरु नानक जी का प्रेम का संदेश बड़ी से बड़ी खाई को पाट सकता है और इसका प्रमाण हम भारत की धरती से ही दे रहे हैं। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने खान पान, रहन सहन के बावजूद हम एक हिंदुस्तानी होकर रहते हैं, देश के विकास के लिए खुद को खपाते हैं। इसलिए हम जितना अपने गुरुओं के आदर्शों को जिएंगे, हम जितना आपसी विभेदों को दूर करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेंगे, हम जितना मानवता के मूल्यों को प्राथमिकता देंगे, हमारे गुरुओं की वाणी उतनी ही जीवंत और प्रखर स्वर से विश्व के जन जन तक पहुंचेगी। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद घाट से हेमकुंड साहब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हरमंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है, इसमें हमारे तीर्थों की ऊर्जा, सिख परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोध भी जुड़ा है। ये बोध सेवा का है, ये बोध स्नेह का है, ये बोध अपनेपन का है, ये बोध श्रद्धा का है। मेरे लिए शब्दों में बताना कठिन है। जब दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था, हमारा प्रयास रहा है कि सिख परंपराओं को सशक्त करते रहें, सिख विरासत को सशक्त करते रहें। आप भली भांति जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालात बिगड़े थे। वहां हिंदू सिख परिवारों को वापस लाने के लिए
हमने अभियान चलाया, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भी देश ने की है। देश के कोने कोने में भारत की आज की पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ियों ये जाने तो सही कि इस महान धरती की क्या परंपरा रही है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए साहबजादों जैसा बलिदान देना कर्तव्य की वो पराकाष्ठा है जो पूरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी। साथियों, विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है। विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने सीएए कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा, गुजरात ने विदेश में पीड़ित और प्रताड़ित सिख परिवारों को नागरिकता देकर उन्हें एहसास दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी है, भारत उसका अपना घर है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे गुरुद्वारा कोट लखपत साहब के जीर्णोद्धार और कायाकल्प का सौभाग्य भी मिला था। साथियों, इन सभी कार्यों की निरंतरता के मूल में गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग की कृतज्ञता है। इस निरंतरता के मूल में गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह के असीम बलिदानों का ऋण है, जिसे पग पग पर चुकाना देश का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है, गुरुओं की कृपा से भारत अपनी सिख परंपरा के गौरव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर गुरु चरणों में नमन करता हूं। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को गुरु पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो निहाल। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री साहब जी का और आईया हुई समूची संगतां दा लालपुरा साहब वालों परिवार वालों सब का धन्यवाद किया जाता है। वख-वख संप्रदावां वख-वख जथेबंदियां देश के हर कोने दे विचों वख-वख सिख नुमाइंदगियां कर रही हैं। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी यहां पर शिरकत की उन्होंने और एक प्रोग्राम से संबोधित भी कर रहे थे। तो चलिए, इस प्रोग्राम में, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।